तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो चैप्टर है हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 4 है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो ये जो है डियर, हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट में जो है हमेशा इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है। सीटेट के साथ साथ किसी और कंपटीशन, अगर टीचर लेवल का जो कंपटीशन होती है ना, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये इसका सेकंड पार्ट है, तो जब थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करके बता दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़े कि वेद जो होता है, 4 वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। अर्थवेद का संबंध जो रहता है जादू टोना से रहता है, यजुर्वेद का यज्ञ से रहता है, सामवेद संगीत से रहता है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें 1000 से भी ज़्यादा, कम से कम 128 सूक्त है। सूक्त होता है यानी जो भी अच्छी तरीके से बोला जाता है, जो कि भगवान के देवी देवताओं की स्तुति में जो बोला जाता है या रचा जाता है, उसे हम लोग सूक्त कहते हैं। और इसमें 3 देवताओं का जिक्र किया गया है, जिसमें अग्नि, इंद्र और सोम, ये 3 देवता हैं। तो इसमें आग का देवता अग्नि होता है, और इंद्र का देवता जो है युद्ध का देवता होता है, और सोम जो है ये एक मतलब कि पौधा है जिसमें एक खास पेड़ जो है बनाया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखें, ऋग्वेद की भाषा जो है ना, ये पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत जो है कहलाती है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि कौन सी भाषा जो है आपका, कौन सा भाषा परिवार से का हिस्सा है। तो यहाँ पे संस्कृत जो है ये भारतीय यूरोपीय, जिसको हम लोग भारतीय भाषा परिवार का ये एक हिस्सा है। इसके साथ कई और भाषा भी आता है, जैसे कि यूरोप की बहुत सारी भाषाएं होती है, अंग्रेजी, फ्रांसीस, जर्मन, यूनानी, इताली, स्पेनिश, और फिर इसके अलावा भारत की कई भाषाएं, जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और एशियाई भाषा। तो ये सब जितनी भी भाषा है ये आपका भारत यूरोपीय भाषा, मतलब भारतीय भाषा परिवार में आता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपका ये जो पूर्वोत्तर प्रदेश है ना, उसमें आपका तिब्बत ब्रह्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है ना, ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। जबकि झारखंड और इसके जो मध्य भारत में जो है कई हिस्सों पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला भाषा जो होता है एस्ट्रो एशियाटिक भाषा होती है। ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखें कि विश्वामित्र का जिक्र जो है, यानी विश्वामित्र का ऋषि का जो है, इसका वार्तालाप जो है ऋग्वेद में किसके साथ, किन 2 नदियों के साथ जो है हुआ है। तो याद रखिएगा, व्यास और सतलुज के साथ जो है इनका वार्तालाप जो है ऋग्वेद में उसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पांडुलिपि जो है 150 वर्ष पहले ऋग्वेद में पहली बार जो है छपने का उपयोग किया गया था। और विश्वामित्र और नदिया का जो है ये आप वार्तालाप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग ये भी देखें कि जो आपका क्या कहते हैं, घोड़ा और गाय होते हैं ना, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण था ऋग्वेद में। और इनकी तुलना जो है ना, इसलिए इसकी तुलना नदियों से की जाती है, तो याद रखिएगा। और इसमें ये है ना कि जैसे कि दूसरी नदी, जैसे कि सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदी का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा देखिए गंगा और यमुना का जिक्र जो है ना, ये आपका ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हुआ है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऋग्वेद में जो है गंगा और यमुना का जिक्र कितना बार किया गया है। तो गंगा और यमुना का जिक्र जो है ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हुआ है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग ये देखें कि मवेशी, घोड़े और रथ, जैसे कि ऋग्वेद में मवेशी जो है ये बच्चों, खासकर पुत्रों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए जो है प्रार्थनाएं की जाती थी। ठीक है, ये प्रार्थनाएं जैसे कि अभी हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, तो इसी तरह की प्रार्थनाएं जो है इन चीज़ों के लिए की जाती थी। घोड़े का इस्तेमाल जो है ना लड़ाई के काम में, रथ खींचने के लिए किया जाता था। और लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। देखिए, लड़ाइयाँ किस लिए होती थी, तो याद रखिएगा, ज़मीन के लिए लड़ा जाता था। ठीक है, जहाँ अच्छा चारागाह होता हो, या ऐसी ज़मीन के लिए भी जहाँ जो होती है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उगाया जाता हो, इन जगह पे जो है लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। तो इसमें से जो धन इकट्ठा होता था ना, वो आपको सरदार कुछ भाग ले लेता था, कुछ पुरोहित को दिया जाता था, कुछ आम लोगों में बांट दी जाती थी।
अब देखिए यहाँ पे है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो आज का जो पॉइंट हम लोग को यहाँ से डिस्कस करना था, तो लोगों की जैसे कि व्यंग्यकरण जो होता है ना, ये आपका काम, भाषा, परिवार या समुदाय या निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। तो ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसमें दो समूह जिनका व्यंग्यकरण जो है ना, यानी उसको काम के आधार पर किया गया है। जैसे कि अगर हम लोग बोले पुरोहित, जिनको हम लोग कभी कभी ब्राह्मण भी कहते हैं, और इसी जो कि यज्ञ करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। इसी तरह दूसरे लोग होता है राजा होता है। तो राजा का मतलब ये नहीं हुआ जैसे कि अभी हम लोग पढ़ते कि राजा जो होता है वो बहुत अमीर होता है, राजधानी और महलों में रहते हैं, या फिर उसके पास बहुत सेना रहता है, या राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही शासक। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक जो है नहीं बन जाता था। तो यहाँ पे जो है जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था, जो कि हम लोग अब भी करते हैं। जन वर्ड का जो प्रयोग है, ये इसका प्रयोग जो अब भी हिंदी में होता है। और इसके अलावा विश्व शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वैश्य शब्द निकला है। तो ऋग्वेद में विश्व और जन के नाम जो है मिलते हैं, और इसमें जो है पुरुजन या विश्व, भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे जो है कई उल्लेख मिलता है। ठीक है, कई उल्लेख मिलता है। यहाँ पे दास या दस्यु मतलब देख लीजिए कि अपने विरोधियों को क्या कहते हैं, दास या दस्यु। तो दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। ठीक है, तो दस्यु कौन थे, जो यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे। और बाद के समय में दास जो रहता है, जिसका स्त्रीलिंग दासी होती है, इसका मतलब क्या होता है, गुलाम होता है। तो दास व स्त्रीलिंग और पुलिस होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी जो है बनाया जाता था, और उन्हें उनके मालिक की जायदाद जो है माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वो उनको सब करना पड़ता था, क्योंकि ये गुलाम का काम होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुलाम को ही हम लोग दास कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका खामोश प्रही कहानी महापाषाण। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि महापाषाण की कवरेज जो है लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, याद रखिएगा, 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और नाम से जाने जाते थे, ये आपका पाषाण यानी पत्थर के नाम से जाने जाते थे। और यहाँ पे पत्थर जो है दफन करने के लिए जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाया गया था। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में जो है आपका प्रचलित था। तो कुछ इसमें महापाषाण पूरा स्थल देखने को मिला है, जो कि ज़मीन के ऊपर था और ज़मीन के नीचे भी था। तो कई बार जो है आपका पुरातत्व को जो है सजा कर गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे, और कई बार जो है अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिला है। ठीक है, तो ये ही एकमात्र प्रमाण नहीं है कि ज़मीन के नीचे जो है कब्र को दर्शाता है। तो महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरीके का काम करना पड़ता था। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। जैसे गड्ढे खोदना होता होगा, शिलाखंडों को ढर कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, इन सारा काम करना पड़ता था। तो इन सब कब्रों में कुछ समानताएं देखने को मिला है, जैसे कि मृतकों को खास किस्म की मिट्टी, जैसे कि लाल मिट्टी में काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था, और इसको हम लोग ब्लैक एंड रेड वेयर पे कहते हैं। और इसके साथ ही लोहे का औजार और हथियार या घोड़े का कंकाल भी आपको वहाँ पे कब्र से मिला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डियर जैसे कि लोगों की सामाजिक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना। जैसे कि ब्रह्मगिरी के बारे में देखिए, ब्रह्मगिरी जो है ये आपका इसमें है कि यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में आपका 33 सोने की मनके जो है और पंख और शंख पाए गए थे, और दूसरे कंकाल के बीच सिर्फ मिट्टी के बर्तन पाए हुए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सामाजिक अंतर को दर्शाता है। जैसे कि कोई गरीब है तो उसके पास क्या रहेगा, सिर्फ मिट्टी के बर्तन रह सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ही बड़ा राजा है तो उसके पास सोने को भी दफनाया जा सकता था। तो यहाँ पे किस तरीके से 33 किलो सोने जो है एक व्यक्ति के से मिला है। ठीक है, तो क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी। तो महापाषाण में एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं। तो ये दर्शाता था कि शायद जो रहता ना, ये एक परिवार के लोग जो है एक ही स्थान पर दफनाया जाता था, और बाद में मान लो और अलग अलग टाइम पे जैसे जैसे लोग मरते थे। तो यहाँ पे एक पोर्ट होल था, और पोर्ट होल के रास्ते से जो है आपका कब्र पे जाया जाता था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पोर्ट होल का हम लोग डिस्कशन नहीं किए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह
के जो महापाषाण को ताबूत या समाधान या शिष्ट कहा जाता था। और यहाँ पे एक पोर्ट होल दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट होल, यहीं से उतरा जाता था और फिर दफनाया जाता था। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि एक कब्र में एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग टाइम पे जो है दफनाया जाता था जब उनकी मृत्यु होती थी। तो ये पोर्ट होल के तरीके के द्वारा ही जो है वहाँ पे उतरा जाता था और फिर उसे दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का इनाम गाँव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। जैसे कि यहाँ पे इनाम गाँव के बारे में देखिए, ये आपका भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे स्थित है। तो पहला तो आप ये याद रखिएगा कि भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे स्थित है और इस जगह पे जो है 3600 से लेकर 2700 साल पहले जो है लोग रहते थे। और यहाँ वयस्क लोगों को प्राय जो है गड्ढे में सीधा लटका दिया लिटा कर जो है दफनाया जाता था। और इसमें सबसे ये बात है जो कि इसका सर जो रहता है ना उत्तर की तरफ रहता था। और कई बार जो है घर के अंदर भी दफनाया जाता था और साथ में खाने पीने की चीज़ें भी रख दी जाती थी। तो यहाँ से इनाम गाँव से ना आपको यही क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से जो है उसे दफनाया जाता था और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े के संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा ये गाँव के सबसे बड़े घर में एक था और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 का पैर जो था वो आपका मुड़ा हुआ था। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग का क्या बताती है हमें कंकालों का अध्ययन। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि कंकाल का लिंग पहचानने का को बेहतर तरीका। देखिए यहाँ पे कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों का आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे। तो यदि कंकाल के साथ गहने होते थे इसका मतलब क्या होता था, औरत होती होगी, लेकिन अक्सर उसमें पुरुष भी जो है गहने पहनते थे। तो कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डी से होता था। तो महिला की बच्चों की जन्म देकर उसकी उनका जो इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा जो रहता है पुरुष से ज़्यादा रहता है। कूल्हा जो रहता है पुरुषों से ज़्यादा होता है महिला का। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से पहचाना जा सकता है। तो औरतों की जो कूल्हा होती है ना वो मर्दों से ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से जो है समय पहचाना जाता था। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि चिकित्सक चरक संहिता से क्वेश्चन आता है। तो आपका लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वेद हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि चरक जो है कितने साल पहले हुए थे। तो ये 2000 साल पहले हुए से थे। और इसके जो चिकित्सा शास्त्र है वो चरक संहिता है। इसमें इन्होंने कितनी हड्डियाँ कही थी, 360 हड्डियाँ कही थी। लेकिन अभी की जो आधुनिक विज्ञान है इसके अनुसार 206 हड्डियाँ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का इनाम गाँव के लोगों के काम धंधे। उसमें काम धंधे क्या होता था। तो इनाम लोगों में पुरातत्व विदों को गेहूँ ये सब चीज़ें जो है देखने को मिली है। गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल देखने को मिली है। और कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है जिसमें कई हड्डियों को काटने के निशान से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि लोग शायद इससे खाते थे। तो बैल, भैंस, बकरी ये सब चीज़ें मिली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आंवला, जामुन, खजूर कई तरह के आपका रसबेरी एकत्रित भी की जाती थी। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।